हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। कुछ जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आते हैं जी। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5.1 में क्या दिया गया है। देखिए एक्टिविटी आप ये वाली। तो इसमें आपने लिस्ट बनानी है वेरियस मटेरियल्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनको क्लासिफाई करना है कि नेचुरल कौन सी है और मैन मेड कौन सी है। ठीक है, ये बॉक्स में लिखना है। और इसमें ये भी चीज़ लिखनी है कि इस लिस्ट में क्या एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हैं या नहीं है। ठीक है, मिनरल में इस लिस्ट में आपने क्या देखना है, एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हैं क्या आपने इंक्लूड किए हैं। तो ये हम सब नेचर से लेते हैं क्योंकि एयर जो है ये भी नेचुरल है, वाटर वो भी नेचुरल है, सॉइल ये भी नेचुरल है और मिनरल्स ये भी नेचुरल, क्योंकि ये दे आर नॉट मैन मेड, ये इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं जिनकी मैंने अभी बात की ये सारी हम नेचर से लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर क्वेश्चन जो रेज़ किया है भोजन है कि कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आगे मिलेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्या एयर, वाटर और सॉइल, इसको ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं इनको एग्जॉस्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी। यस, सिंपली ख़त्म कर सकती है, कुछ को तो ख़त्म कर सकती है। तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है वाटर के बारे में क्लास 7 में। क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है। अब देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की नेचर में। जैसे आप देख भी रहे हो कि रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, नेचर ने हमें ये प्रोवाइड किए हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने आगे जाके क्लासीफाई किया गया, मतलब इनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, कि ये मिलते हैं हमें। अब इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग, जो हम अभी पढ़ेंगे आपके सामने। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। अब इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी है, तो पहली है इनएग्जॉस्टिबल। देखिए ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्रेजेंट हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये आपको नेचर में मिलेंगे और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म नहीं होंगे, ये रहेंगे। ठीक है, जब तक धरती है तब तक रहेंगे। कौन से? इसमें सनलाइट और एयर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, और ना ही एयर। अब दूसरी बात करते हैं एग्जॉस्टिबल की। अब एग्जॉस्टिबल कौन से हैं? सिंपली ये अमाउंट जो है रिसोर्सेज का नेचर में लिमिटेड है, क्योंकि इनको अगर इंसान एग्जॉस्ट मतलब कि यूज़ करता गया, एक्सप्लॉइट करता गया, तो एक दिन ऐसा आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल हैं बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो आपको पता है कि 50-60 साल बाद कोल, पेट्रोलियम सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सॉरी, और ये ख़त्म होने के मतलब कि कगार पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 5.2 में ये ग्रुप एक्टिविटी है, अपने सभी ने मिलकर करनी है। कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उनमें आपने पॉपकॉर्न डालने, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ीज़ डालनी है। अब डिवाइड करना स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में, और 7 का एक ग्रुप होना चाहिए। फर्दर डिवाइड करें हर ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में, जिसमें 1, 2, 4 स्टूडेंट्स हों। ठीक है, इन ग्रुप्स में 3 में, एक में 1, 2 और 4। लेबल करो इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी। अब ये जो ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स जो हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स। जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, सेकंड और थर्ड जनरेशन इनमें लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर आ जाएंगे, यानी कि अभी आप देख रहे हैं देश की जनसंख्या कितनी हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 फुल कंटेनर जो है हर ग्रुप का, उसको टेबल पे रखना है। और कंज्यूमर जो हैं फर्स्ट जनरेशन के, उनको क्या करना है, अपने उनको बोलना है कंज्यूम करें जो कि वहाँ पर पड़ा है खाने के लिए, जो उनका कंटेनर है, जो कंटेनर में कुछ डाला है आपने, तो उसको खाएं। अब सेकंड जनरेशन कंज्यूमर को कहो
हर ग्रुप के, ठीक है, उनको को यही सेम रिपीट करने के लिए एक्टिविटी। तो अब ये चीज़ जो है, ठीक है, क्योंकि ये बारी बारी करके फर्स्ट जनरेशन के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, सेकंड के साथ इन्होंने किया एक्टिविटी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को बोलो कि इसको ऑब्जर्व करें केयरफुली कि कितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास ईटेबल्स की है हर कंटेनर में। तो अगर कुछ चीज़ बची होगी कंटेनर्स में तो थर्ड जनरेशन को कहो हर ग्रुप से इसको कंज्यूम करने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व करो कि क्या सारे कंज्यूमर जो हैं थर्ड जनरेशन के उनको सब कुछ मिला या नहीं मिला, और ये भी ऑब्जर्व करना है कि कहीं रह ना गया हो, ठीक है, कंटेनर्स में कुछ, ठीक है। तो एज्यूम करो कि ईटेबल्स जो हैं, ठीक है, कंटेनर में वो रिप्रेजेंट करती हैं टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे देखो मैंने पहले ही बताया कि ये रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोल पेट्रोलियम के बारे में मैंने बोला, ये ख़त्म हो जाएंगे 40-50 साल के बाद, और नेचुरल गैस लिमिटेड मात्रा में है। तो तभी तो ऊपर से एग्जांपल दे रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंज्यूम कर रही है, सेकंड कर रही है, तो थर्ड के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो हर ग्रुप जो है इनके पास में भी डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न होगा। अब कंजप्शन पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे एक इंसान जो है, अब उसकी कंजप्शन जो हम कह सकते हैं कि मे बी वो 1000 रुपया खर्च करता है एक दिन का, तो मे बी दूसरा जो है वो 500 खर्च करे, 300 खर्च करे। ये डिपेंड करता है कंजप्शन पैटर्न पर, कितनी चीज़ें खरीद रहा है, कितनी लग्जरीज एंजॉय कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये एग्जांपल बनती है इसकी। तो क्या जो अर्लियर जनरेशन, जो पहले वाली जनरेशन थी, वो क्या वो ग्रीडी हैं? तो ऐसा हो सकता है कि अर्लियर जनरेशन में कुछ ग्रुप्स होंगे, वो उनको परेशानी होगी कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, उनको सोच होगी ये चीज़ की। थर्ड को नहीं, जो अर्लियर जनरेशन जैसे फर्स्ट सेकंड की बात करूँ मैं, तो उनको लास्ट जो हम थर्ड जनरेशन आएगी उनके लिए उनको क्या होगा, सोच होगी, कंसर्न होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद समझनी है दिमाग से कि कैसे हो सकता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो अभी आपको पता कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, अवेलेबिलिटी कम है तो इसलिए तो इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स का, उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका। तो इसलिए इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं इनको? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोल के बारे में हम पढ़ेंगे, कोल क्या होता है। तो आपने देखा होगा कोल, या फिर सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक होता है कलर में, ठीक है। ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है 5.1। तो कोल जो है एक फ्यूल जो हम खाना बनाने के काम में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, ये रेलवे इंजन्स को मतलब कि रन करने के लिए काम आता था, क्योंकि ये स्टीम प्रोड्यूस करता था ताकि इंजन जो है रन कर सके। अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहा हूँ, या फिर आज़ादी के बाद थोड़ी देर तक चला था। ये थर्मल पावर स्टेशन में भी यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है पैदा कर सके। तो कोल जो है ये एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, अभी भी यूज़ होता है। तो चलिए हम स्टोरी ऑफ कोल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि पहली जो है वो ये पूछ रही है कि हम कोल कहाँ से लेते हैं और कैसे फॉर्म हुआ है। देखिए 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है कि अर्थ जो था, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने फॉरेस्ट है लो लाइंग वेटलैंड्स में, और नेचुरल प्रोसेस की वजह से जैसे कि फ्लडिंग है, बाढ़ आई, और ये फॉरेस्ट जो थे ये दब गए किसके अंडर, सॉइल के अंडर। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होती गई इन फॉरेस्ट के ऊपर, तो ये कंप्रेस हो गए टोटली, ठीक है। और जो टेम्परेचर था ये भी बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे डीपर जाने लगे ज़मीन के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ता गया। उसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। किसमें हो गए? कोल में, ठीक है, कोयले में। और कोयला जो है उसमें क्या होता है, मेनली कार्बन। और जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन का ऑफ किसका, डेड वेजिटेशन का, किसमें, कोल में, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ध्यान से पढ़ना इसको फिर से।
कि जो कोल है इसमें आपको पता है मेनली कार्बन होता है, और जो स्लो प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, किसका, जो डेड वेजिटेशन होती है, डेड वनस्पति होती है, उसका कोल में कन्वर्जन होना, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, अब देखिए कोयला कैसे बना है। ये बना है रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, जो वनस्पति है जो हमारी, इससे बना है। तो कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल है। और यहाँ पर देखिए हमने ये बताया है कि कोल माइन के बारे में, ठीक है, कोल माइन के बारे में फिगर 5.2 में देखिए ये कोल माइन है, दिख रही है, ये कोल माइन है जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है, समझ आई। अच्छा, जब आप हीट करते हो एयर में इसको, तो कोल बर्न करता है। क्या करता है? कोल बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है CO2 गैस। समझ आई? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब आप इसको हीट करते हो एयर में, तो कोल बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोल जो है वह ये इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ताकि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स लिए जाएं इससे। जैसे कौन से प्रोडक्ट लेते हैं हम इससे? पहला नंबर तो कोक लेते हैं, कोल टार लेते हैं और कोल गैस लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कोक क्या होता है। देखिए कोक जो है बेसिकली ये टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। कोक को हम यूज़ करते हैं किसके मैन्युफैक्चर में? स्टील बनाते हैं इसकी, और एक्सट्रैक्शन करते हैं काफ़ी सारे मेटल्स की, जैसे हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो कोल टार क्या होता है? ध्यान से सुनिए, कोल टार क्या होता है? ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसमें स्मेल जो है बड़ी ही, हम कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो ये मिक्सचर होता है किसका? ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। तो जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हम करते हैं कोल टार से, इनको यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हम करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में, जैसे सिंथेटिक डाइज हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल है, रूफिंग मटेरियल है। तो इंटरेस्टिंगली हम ये कहेंगे कि नेफ्थलीन बाल्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है किसको रिपेल करने के लिए? मॉथ्स को, ठीक है, और अलग अलग इंसेक्ट्स को, ठीक है। ये भी ऑब्टेन किया जाता है किससे? नेफ्थलीन बाल्स जो हैं किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? कोल टार से, ठीक है, समझ आई? ये याद रखना, नेफ्थलीन बाल्स कोल टार से, ठीक है। आजकल बिटुमेन जो है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह किसके लिए? रोड्स को मेटल बनाने के लिए, ठीक है, बिटुमेन को। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस जो है देखिए ये ऑब्टेन की जाती है किससे? प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कहने का मतलब है कोल गैस जो है ये तब आप इसको लेते हो, मतलब कि इसको प्रोड्यूस, मतलब हम ऑब्टेन करते हैं जब प्रोसेसिंग होती है कोल की, ठीक है, टू गेट कोक। कोल की प्रोसेसिंग होती है कोक लेने के लिए, तो बन जाती है, कौन मिलता है हमें? कोल गैस। तो कोल गैस जो थी फर्स्ट इसको यूज़ किया गया स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, गली की लाइट के लिए, लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ इट इज़ अभी ये यूज़ की जाती है सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट, यानी कि ये हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है आजकल, ना कि लाइट के पर्पज़ के लिए। पहले लाइट के पर्पज़ के लिए थी, अभी हीट के पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो यह आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हम फ्यूल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कल के लिए हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।